Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this second module on our current affair. दोस्तों हमारी ये सेकंड मॉड्यूल है अक्टूबर करंट अफेयर मंथ का. ठीक है दोस्तों, दिस इज वंडरफुल मॉड्यूल वेरिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. दोस्तों आज का जो मॉड्यूल है दैट्स वेरी क्रूशियल बिकॉज आज के मॉड्यूल में हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइजेस के बारे में. आई एम श्योर यू नो नोबेल प्राइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम के अंदर नोबेल प्राइजेस का कहीं ना कहीं सवाल तो आएगा. अब सवाल आएगा कि किसको मिला वो तो ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, एग्जैक्टली क्या कारण से मिला और उस टेक्नोलॉजी के बारे में वो जो डिस्कवरी उन्होंने की उसके बारे में बिल्कुल सवाल पूछा जा सकता है. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस ने 10 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक से माइलस्टोन से कवर किया. दोस्तों माइलस्टोन कवर करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो टीसीएस एकमात्र कंपनी है क्या ऐसा करने वाली. व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड उससे क्या फर्क पड़ता है वो हम आज बात करेंगे. दोस्तों रेखाइन एरिया जहां पे एक तरीके से क्राइसिस चल रही है, ठीक है, और उस क्राइसिस में इंडिया अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है. हाउ इंडिया is going to play an important role in that Rakhine area. What is the problem of this Rakhine area is what we are going to discuss. Let's start to talk about these issues one by one. TCS has joined 10T Club. So when you read in the newspaper 10T Club, then you know that we are talking about rupees 10 trillion market capitalization club. So 10T Club में घुसने वाली ये दूसरी कंपनी है इंडिया में से. इंडिया में इसके पहले RIL was the company which was reaching to this particular range. दोस्तों RIL और TCS के बीच में ये नंबर 1 पे पहुंचने की मारामारी है. दोस्तों लड़ाई है, एक तरीके की रेस है और ये रेस, ठीक है, बहुत सारे कारणों की वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. चलिए देखते हैं दोस्तों एक एक करके. सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि भैया ये जो TCS है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 ट्रिलियन क्रॉस हुआ तो उसके अंदर जो वर्ड है मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका मतलब क्या हुआ. सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस. ओके, सो दोस्तों ये जो नंबर है वो एक तरीके से कांस्टेंट चलता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे. शायद कंपनी अपने शेयर बढ़ा सकती है, घटा सकती है, बहुत सारे कारण कर सकती है, पर मोटे मोटे तौर पे ये नंबर को हम कांस्टेंट मानते हैं. जो कांस्टेंट नहीं है, जो वेरिएबल है, हर सेकंड पे चेंज होता है, दैट इज शेयर प्राइस. यस और नो. शेयर प्राइस कैसे बदलती है, कंपनी अच्छा काम करे. टीसीएस has been working in this lockdown scenario in IT world in a big way. दोस्तों TCS के बहुत अलग अलग काम हैं जिसमें से सबसे बड़े दो काम है IT और BPO. ये दो बहुत बड़े काम है. 70% revenue is coming from IT and some around 25% revenue is coming from BPO. So that way IT plays a very important role. IT लॉकडाउन में बहुत आगे बढ़ रहा था दोस्तों. इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जहां टीसीएस काम करता है, जैसे डेवलप कंट्रीज हो गई, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जहां टीसीएस काम करता है वहां से उनको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलते रहे. एएमसी मिलने की वजह से, एएमसी तो समझ में आता होगा, आपके घर पे कंप्यूटर है और आप उसका एएमसी करवाते हो. अब एएमसी हो गया तो उसकी वजह से फायदा क्या होता है कंपनी को. फायदा यह है कि भाई अगले 3 4 5 साल तक का जो एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट है उतना रेवेन्यू तो फिक्स्ड है. सो लॉकडाउन के सिनारियो में जो कंपनियों का फ्यूचर रेवेन्यू फिक्स्ड है उन कंपनियों के शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि शेयर प्राइसेस उन कंपनियों के बढ़ते हैं जिन कंपनियों का फ्यूचर सिक्योर होता है. अगर आपका कंपनी का फ्यूचर सिक्योर है तो आपकी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे. ऑब्वियस है, या तो उस इंडस्ट्री में कुछ पॉजिटिव चीजें चल रही है, ये सो नो, ठीक है, या तो उस कंट्री में कुछ पॉजिटिव चीजें चल रही है, ये सो नो, अलग अलग तरीके की चीजें होगी. सो उसके द्वारा ये जो कंपनी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है. आईटी में अच्छा हो रहा है, बीपीओ में हालांकि इतना अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बट आईटी में तो बहुत तगड़ा काम हो रहा है टीसीएस का. सो दोस्तों ये जो शेयर प्राइस का बढ़ने का कारण क्या हुआ टीसीएस का, ठीक है, जिसकी वजह से ये 10 ट्रिलियन हुआ. दोस्तों टीसीएस के बैलेंस शीट में बहुत सारा कैश पड़ा हुआ था, ठीक है. कंपनी के पास एक्सेस कैश पड़ता है तो कंपनी क्या कर सकती है, दो तीन चीजें कर सकती है. सबसे पहली चीज वो पैसा लोगों को वापस दे दे.
जो शेयर होल्डर है उनको बोलते भैया ये लो, जो ले जाओ पैसा, तुम्हारे पैसे थे, वी आर गिविंग यू बैक, पीपल विल बी वेरी हैप्पी। और दोस्तों ये तो समझना बहुत जरूरी है कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं और हम जब उसको खर्च कर दे इस तरीके से बांट कर, तो उस पैसों का कोई अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, सो व्हाट इज द बेटर वे? द बेटर वे इज व्हेन द कंपनी हैज एक्सेस कैश, द कंपनी विल से आई विश टू, यू कैन से टेक माय शेयर्स बैक, मेरे नंबर ऑफ शेयर मैं वापस लेना चाहता हूं, विच इज नोन एज बाईबैक। ठीक है, बाईबैक करने से क्या होता है? बाईबैक करने से कंपनी के जो लोग हैं, जितने भी बचे हुए शेयर होल्डर है, उनके पास शेयर होल्डिंग का परसेंटेज बढ़ जाता है। ये सर नो, ठीक है, प्राइमरी जिसने बाईबैक किया उसके पास, बाईबैक कौन करेगा? मैनेजमेंट, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर है उनके पास। ये सर नो, उन्होंने बाईबैक किया। उन्होंने बाईबैक करने से ये लगता है कि भाई कंपनी को अपने ही बिजनेस में तगड़ा कॉन्फिडेंस है। अगर कंपनी को अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस है, व्हाई वुड आई सेल माय शेयर? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो दोस्तों फिर आप ये पूछेंगे कि सर अगर ऐसा हुआ तो कौन बाईबैक में जाएगा? ज्यादातर लोग बाईबैक में नहीं जाएंगे, इसीलिए बाईबैक में नहीं जाएंगे, इसकी वजह से शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कुछ लोग तो होंगे जिनको लगेगा भैया ये मौका है, बेच दो, तो वो फिर बेच देंगे, है ना? सो दिस इज हाउ दिस वैल्यू इज कमिंग। RIL has already crossed this. RIL का बिजनेस इज altogether a different world which is more on oil। ठीक है, ऑयल की दुनिया की वजह से ये आगे बढ़े। पर दोस्तों आज के जमाने में माना जाता है डेटा इज अ न्यू ऑयल, ऐसा माना जाता है। व्हेन डेटा इज अ न्यू ऑयल, अगर इस तरीके से बातें करी जाती है तो इतना पक्का है कि भैया ये डेटा की वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो RIL जो अब जियो के नाम से दुनिया चला रहा है, तो मेरा मानना है कि ये लोग आगे बढ़ेंगे। आज की तारीख में उसका कैपिटलाइजेशन कितना है? 15 ट्रिलियन रुपीस। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा है? बताइए दोस्तों। ठीक है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। रेखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। म्यांमार, म्यांमार एक मजेदार सा देश है दोस्तों, काफी ज्यादा परेशानी में फंसा हुआ था म्यांमार नाम का देश। ठीक है, मिलिट्री कंट्रोल में था, डिक्टेटरशिप थी, और वहां पे एक लेडी ने बहुत लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, आंग सान सुई छी, उन्होंने लड़ाइयां लड़कर वहां डेमोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट की करी, पर डेमोक्रेसी वहां अच्छी तरीके से डेवलप हो नहीं पाई। पर हालांकि सिचुएशन वहां पे अच्छी है। कोई बता पाएगा म्यांमार की करेंसी का नाम क्या है? म्यांमार का कैपिटल क्या है? म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है? और आंग सान सुई छी वहां पे कौन सी पोस्ट पे है? दोस्तों आज से करीबन 500-600 साल पहले म्यांमार में बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से आते थे, क्योंकि वो ब्रिटिशर कंट्रोल में थे। तो अरब कंट्रीज के मुस्लिम्स वहां पे बिजनेस करना है, दे स्टार्टेड टू स्टे देयर, और वहां पे उन्होंने अपना एरिया बनाया जिसका नाम है रेखाइन, और वहां पे रोहिंग्या कम्युनिटीज डेवलप हुई। रोहिंग्यास आर मुस्लिम्स, ठीक है, रोहिंग्यास आर मुस्लिम्स। ठीक है, दे स्टार्टेड टू डेवलप। अब क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर ने म्यांमार को अकेला छोड़ दिया, तो वहां पे मिलिट्री ने पूरे कंट्रोल में ले लिया। अब मिलिट्री वाज मेजरली नॉन रोहिंग्या पीपल, दे वर बुद्धिस्ट। ठीक है, दे वर बेसिकली म्यांमार के खुद के लोग थे। अब म्यांमार के लोग और रोहिंग्या के बीच में लड़ाइयां होने लगी। ठीक है, आर्मी ने उनको कभी वैल्यू दी नहीं। ठीक है, और उनके सामने प्रोसिक्यूशन करना चालू किया, दुर्व्यवहार करना चालू किया। इस लेवल की बर्बादी होने लगी कि रोहिंग्या पीपल हैड टू लीव म्यांमार। तो ऑब्वियसली जब उनको भागना पड़ा तो आजू बाजू नियरिंग जो कंट्रीज होंगे वहीं पे जाएंगे, नेबरिंग कंट्रीज में। नेबरिंग कंट्रीज कौन सा? बांग्लादेश, वहां पे जाएंगे। इंडिया, वहां पे जाएंगे। बहुत सारे लोग बांग्लादेश पहुंचे। ठीक है, बांग्लादेश को नहीं पसंद आया। बांग्लादेश ने म्यांमार के साथ एक से बहुत सारी एग्रीमेंट किया। उनको बोला कि भैया आपके लोग हमारे यहाँ से वापस ले जाओ। ठीक है, बड़ी परेशानी हो गई। ठीक है, अब उस बड़ी परेशानियों में इंडिया ने बोला वी विल हेल्प यू, बिकॉज अगर इंडिया हेल्प नहीं करेगा तो बांग्लादेश से लोग भागकर इंडिया में आने वाले थे, विच इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, इंडिया ने बोला मदद करेंगे। बांग्लादेश से, सॉरी, म्यांमार से जो 7 लाख लोग बांग्लादेश में गए थे, वो बांग्लादेश ने उन लोगों को निकालकर वापस म्यांमार भेज दिया। तो म्यांमार में जब वापस जाएंगे तो उनके लिए क्या? इंडिया ने बोला वी विल हेल्प यू टू मेक हाउसेस, विल हेल्प यू टू मेक स्कूल्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो इंडिया के
ये जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आपके सामने दिख रहे हैं जयशंकर जी, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया। ये सुनो, सो ये हो गया आपका रेखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या नाम हो गया उसका? रेखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंडिया ने करीबन 250 प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस म्यांमार को बना के दिए। ठीक है, जो ऑब्वियसली बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनके दिए। ठीक है, इंडिया साइन अ डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 2017। कोरोना आ गया, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, बट अभी भी वापस ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से चल रहा है। द प्रोग्राम इंक्लूड्स, जैसे मैंने बताया, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ, फॉर स्टेइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सब एक्टिविटी के लिए इंडिया ने बहुत मेहनत करी। Muslim community, Rohingya and Buddhist community of Myanmar, they are at loggerheads, ठीक है, for last so many years। और रेखाइन is an area जो इस particular चीज का गवाह है और काफी दिक्कतें होती है वहां पे। It's a refugee crisis। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे 2020 नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन goes to hepatitis C virus discovery। ठीक है, दिस इज गिवन टू दिस 3 पीपल। ठीक है, कौन है ये लोग? सबसे पहले तो इनका नाम देख लेते हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट हार्वे जे ऑल्टर एंड चार्ल्स एम राइस एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल हॉटन। ठीक है, दे वर अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। यू मे आस्क, सर व्हाट इज दिस हेपेटाइटिस सी वायरस? ना वायरस तो सबको समझ में आता है। वायरस, ठीक है, is basically a middle part of living and non living thing के बीच का पार्ट है। ठीक है, वो पूरा का पूरा नॉन लिविंग भी नहीं है और पूरा का पूरा लिविंग भी नहीं है। वी ऑल नो दैट, कोरोना ने हमें सब कुछ बता दिया है। यस और नो? ठीक है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो ये वायरस जो आरएनए से बने होते हैं और वो आरएनए किसी शरीर में जाएगा, किसी तरीके से सेल में जाएगा, तो वहां से वो एक्टिव हो जाएगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके वो फिर अपनी से पावर को दिखाएगा और लोगों को मारना चालू करेगा। हेपेटाइटिस सी इज अ ब्लड बॉर्न वायरस। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस कैसा वायरस है? ठीक है, इट इज एयरबॉर्न वायरस। यस और नो? ठीक है, और सरफेस से एयरबॉर्न, दैट इज हवा में से ट्रांसफर हो सकता है या सरफेस से, इसीलिए तो हम मास्क पहनने के ऊपर जाते हैं ताकि एटलीस्ट मुंह से निकलेगा ही नहीं, तो सरफेस की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बट एनीवे, सो इट्स अ ब्लड बॉर्न वायरस। कहां पे इंपैक्ट करता है? कोरोना वायरस इंपैक्ट्स अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब हमारे नोज, ये हमारा कैसे दिस ईएनटी, थ्रोट, नोज, ईयर, है ना, और हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। वाइल दिस हेपेटाइटिस सी वायरस इंपैक्ट्स लिवर, लीवर को इन्फ्लेम कर देता है। ठीक है, लीवर की सरफेस को फाइब्रोसिस कर देता है। नाउ व्हाट इज अ फाइब्रोसिस? एक्सटर्नल स्किन के ऊपर जब कोई चीज हमें लगती है, ठीक है, तो हमें वहां पे स्कार हो जाता है। यस और नो? ठीक है, तो वो स्किन फिर कोई काम की रहती नहीं है, वो स्किन कुछ काम कर नहीं पाती है। सिमिलरली हमारे शरीर में लीवर है, ठीक है, हमारे लंग्स है, उसके ऊपर अगर डैमेज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। ठीक है, वो स्कार क्रिएट हो जाता है और फिर वो कोई काम का एरिया रहता नहीं है। तो लिवर के ऊपर फाइब्रोसिस हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है। ठीक है, सो 60-70s में, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से काफी मौत होने लगी। ठीक है, 1980s में डिस्कवरी हुई हेपेटाइटिस वायरस की। ठीक है, लोगों ने डिस्कवर किया कि भैया हेपेटाइटिस वायरस होता है और उसके भी प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, जैसे कोरोना, नोवेल कोरोना वायरस के भी प्रकार है। ये सुनो, अभी जो कोरोना वायरस आपके सामने चल रहा है सितंबर के करीबन 20 तारीख के बाद या सितंबर महीने से, तो वो एक नया म्यूटेंट वर्जन है वायरस का, जो ओरिजिनली मार्च अप्रैल में चल रहा था उसका ये म्यूटेंट वर्जन है। इनफैक्ट अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके का वायरस है। गुजरात का जो वायरस था वो बहुत डेडली वायरस था, ठीक है, और बाकी एरिया का वायरस इतना डेडली नहीं था। ठीक है, और अभी म्यूटेंट वर्जन चल रहा है वायरस का। ये म्यूटेंट वर्जन जो चल रहा है, ठीक है, वो क्या है? वो बेसिकली एक ऐसा वायरस है, ठीक है, जिसकी वजह से डेथ रेट थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे अखबारों में ऐसा हो रहा है कि डेथ रेट कम हो रहे हैं और लोग थोड़े बेफिक्र हो रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, समझना। ठीक है, हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ वायरस। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली है कि अच्छा अच्छा नया वायरस आया है, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली। द गवर्नमेंट आल्सो डजंट नो। द न्यूज़पेपर में जो आता है वो भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो देयर बाय
बिकमिंग वी कैन से एक तरीके से बेफिक्रा, है ना, ठीक है, बेफिक्र होना सही बात नहीं है, ये सुनो, ठीक है, गलत बात है दोस्तों, है ना। इसीलिए कोरोना से बचना है तो एक ही चीज है, वायरस से बचना है, मास्क पहनो, हाथ साफ करो, ठीक है, और वो भी सैनिटाइजर को गोली मारो, मतलब वो तो अगर कहीं पानी न मिले, साबुन न मिले तो उसको ज्यादातर पानी और साबुन, दैट्स द बेस्ट वे, दैट्स द बेस्ट वे। सो वेरेवर यू फाइंड वाटर एंड सोप, प्लीज डू दैट, ओके। बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल साबुन भी चलेगा, ठीक है ना, दिस इज वायरस, बैक्टीरिया थोड़ी है, ठीक है, तो इसीलिए वो जो एंटीबैक्टीरियल सोप है उससे कुछ होगा नहीं, चलिए ग्रेट, ये तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। सो हेपेटाइटिस ए एंड बी वायरस थे जो हेपेटाइटिस नाम का डिजीज क्रिएट करते थे। हेपेटाइटिस ए वायरस वाज नोन टू स्प्रेड मेनली थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, ये स्प्रेड कैसे होता था, कंटेमिनेटेड फूड, while hepatitis B was transmitted mainly through infected blood, ठीक है, और ये ज्यादा सीरियस था, है ना। अगर मानो किसी को हेपेटाइटिस हो चुका है और उस हेपेटाइटिस की वजह से उसको मानो वही सिरिंज किसी में यूज कर ली तो आदमी यू कैन से हेपेटाइटिस उसको स्प्रेड हो जाएगा, आदमी मरने की कगार पे पहुंचेगा। ये फूड की वजह से होता था, बट इनका एक तरीके से डिस्कवरी हो चुका था, डिस्कवरी होने की वजह से इसका एक तरीके से, है ना, यू कैन से वैक्सीन निकाल दिया और फायदा हो गया। दोस्तों हेपेटाइटिस बी वायरस के डिस्कवरी के लिए बरूक ब्लूमबर्ग को 1976 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मिला था, which is wonderful, 1976 में, तब से now this is hepatitis C, we are sitting in 2020, समझिए दोस्तों, दिस इज ह्यूज, इसके बीच में कुछ हुआ ही नहीं हेपेटाइटिस सी के बारे में, अभी तक नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी इतना जल्दी, आपके सामने है हेपेटाइटिस सी का एग्जांपल, ठीक है, तो मास्क पहनना, हाथ साफ करना भूलिएगा मत, और बाहर जाना अवॉइड। डिस्कवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस फैसिलिटेटेड डेवलपमेंट ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये वायरस की वजह से क्या हुआ, एक टेस्ट डेवलप हो चुका कि भैया ये ब्लड में ये वायरस है कि नहीं, ठीक है। देयर आफ्टर सैनिटाइज्ड ब्लड वाज द ओनली वे टू यू कैन से रिमूव एंड क्योर पीपल, ठीक है, और दोस्तों उससे 20% लोगों को बचा पाता था, ठीक है, बाकी 80% लोगों को क्या होता था, उसकी डिस्कवरी करते करते, उसके बारे में सोचते सोचते वी हैव रीच्ड टू अ कंक्लूजन कि भाई हेपेटाइटिस सी वाज द वायरस वी डेवलप्ड, ठीक है। सो प्रेजेंटली देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर दिस HCV, दैट इज हेपेटाइटिस सी वायरस, उसका कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, देयर आर यू कैन से एंटीवायरल मेडिकेशन अवेलेबल, ठीक है, दवाई है पर वैक्सीन नहीं है। ए और बी आर प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? Yes, this is complete information about your hepatitis C की पूरी जानकारी। Now coming to physics Nobel for discovery about black hole, ये रहा आपके सामने ब्लैक होल। दोस्तों ब्लैक होल एक ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि उसमें आजू बाजू चलने वाली सब चीज उसके अंदर घुस जाती है, ठीक है, हम कुछ भी वहां से बाहर निकाल नहीं सकते, पागलपंती है दोस्तों, इतनी ज्यादा ग्रेविटी है, ठीक है, जैसे हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, जैसे ये चीज अगर मैं यूं करके, है ना, यूं करके मैं इसको छोड़ दूंगा तो जाएगा नीचे, सिंपल है, क्यों नीचे जाएगा भैया, अर्थ, है ना, मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैंने यहाँ से उस चीज को छोड़ा तो वो नीचे आएगी, सिंपल है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है भैया, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, बराबर है, दैट इज वेरी सिंपल। अच्छा, अब ये ब्लैक होल आजू बाजू चीजों को सबको अट्रैक्ट कर लेता है, विच इज वेरी गुड। किस किस को अट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल, ठीक है, और क्या भैया, वो लाइट को भी अट्रैक्ट कर सकता है, लाइट को अट्रैक्ट करेगा, है ना, अर्थ का ग्रेविटेशन इतना ज्यादा नहीं है कि वो लाइट को अपने प्रति अट्रैक्ट करके और लाइट को अपने अंदर कंज्यूम करे, ऐसा नहीं है, वेव्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसका, उतना ज्यादा ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है उसका, ठीक है। ब्लैक होल का है, लाइट भी बाहर निकल नहीं सकती, मतलब आप और मैं ब्लैक होल देख ही नहीं पाएंगे। तो सर ये फोटो कहां से लाए आप? बिल्कुल दोस्तों, ये फोटो जो लाए हैं वो इमेजिनेशन है, ये सर नो, ठीक है, वो डेटा को कलेक्ट करते हुए इमेजिनेशन है कि ये सब चीजें अंदर चली जाती है।
तो आपके मन में ये सवाल पैदा होता है कि सर ये ब्लैक होल बनता कैसे है। दोस्तों ब्लैक होल बनता है स्टार में से। एक स्टार जैसे सन एक बड़ा सा स्टार है, यू नो दैट, यस और नो। अब स्टार एग्जैक्टली एक अच्छा काम करता है दोस्तों, स्टार की लाइफ है। स्टार पैदा होता है, स्टार कैसे पैदा होता है, उसके अंदर बहुत सारा हीलियम और हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है, और गलती से उसके अंदर किसी ने आग लगा दी। अब किसने लगाई पता नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम है ना गैस अपने आप को बर्न करते करते है ना आग लगाते हैं। वो आग जो जो जलती रहती है, कंटिन्यूअस अखंड दिया है, ठीक है ना, अखंड दिया है और वो चलती रहती है। वो आग चलती रहती है और जब तक उसके अंदर आपने तेल डाला या घी डाला तब तक चलती रहेगी। तो जब तक हाइड्रोजन और हीलियम डालते रहो तब तक वो जलती रहेगी। अब दोस्तों जब हाइड्रोजन और हीलियम उसका जो फ्यूल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो आप देखते होंगे जैसे जैसे दिया है ना के अंदर सब खत्म होता रहता है, तो आखिरी में दिया जो है ना एक बड़ी आग के साथ बंद होता है, ठीक है। वो छोटा नहीं होता है, पहले एक बार बड़ा होता है फिर खटाक करके बंद होता है। यस नो, सेम स्टफ वर्क्स विद द सन, ठीक है, दैट इज स्टार। आखिरी में जब सन खत्म होने की कगार पे आता है तो वो एक बन जाता है सुपरनोवा जायंट, ठीक है, बड़ा बनता है। बड़ा बनने के बाद वो ठुप करके कम हो जाता है। ये सुनो, तो क्या होता है जब वो बंद होता है तो उसके अंदर ग्रेविटी इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा हो जाती है कि आजू बाजू की सब चीजों को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। दैट इज वेयर ब्लैक होल गेट्स जनरेटेड। आई होप इट इज वेरी क्लियर। वेरी गुड दोस्तों। सो नोबेल प्राइज का जो ब्लैक होल का डिस्कवरी किया इन तीन भाई साहब ने, ब्रिटेन के पेनरोज साहब और जर्मनी के रेनहिल्ड गेंजेल और अमेरिकन एंड्रिया गेज, इन लोगों ने इसकी अलग अलग तरीके की डिस्कवरी करी। पेनरोज साहब ने तो ये स्टडी किया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है, उस जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ये ब्लैक होल बना कि नहीं बना। ये बिल्कुल इन्होंने डिस्कवर किया कि यस, उस थ्योरी के बेसिस के ऊपर वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट देयर इज अ ब्लैक होल। समझ में आया आपको? वेरी गुड, ठीक है। जर्मन और अमेरिकन साइंटिस्ट ने सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की स्टडी करी कि ऐसा कहाँ पे मतलब पूरी गैलेक्सी में देखते हैं कि कुछ कुछ जगह पे सब कुछ चला जाता है, खड्डा हो जाता है और पता नहीं कहाँ गया, दिखता ही नहीं, ठीक है। तो भैया, तो उन्होंने उस चीज की स्टडी करी। उनकी स्टडी पे से हमारे वो क्रिस्टोफर नोलन साहब ने एक मूवी बना दी, ठीक है, इंटरस्टेलर। उन्होंने मजेदार सी दुनिया बनाई कि जब दो ब्लैक होल है ना, दो ब्लैक होल में से मतलब एक ब्लैक होल में से दूसरे ब्लैक होल में जाते हैं तो क्या दुनिया बदलती है। उन्होंने पता नहीं उस चीज का इमेजिनेशन बना दिया। दोस्तों साइंस फिक्शन एक मजेदार सी दुनिया है। आज वो फिक्शन है, कल शायद रियलिटी बन जाए। किसी ने फिक्शनली सोचा हो कि यार मैं हवा में उड़ना चालू करूं, है ना, मैं एक व्हीकल चलाऊं जो उड़ सके, प्लेन बन गया दोस्तों। किसी ने सोचा मैं मून पे जाऊंगा, फिक्शनली सोचा, मून पे पहुंच गए। किसी ने सोचा एक ब्लैक होल से दूसरे ब्लैक होल में जाऊंगा, पता नहीं क्रिस्टोफर नोलान साहब ने सोचा और कुछ सालों में हम पहुंच सकते हैं। एनीवे, ठीक है, व्हाट आर द ब्लैक होल्स? अभी हमने बताया, व्हेन स्टार कोलैप्स it can be defined as a space in the universe with an escape velocity so strong that even light cannot escape it। दोस्तों हमारे अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं करके हवा में फेंकूं, ठीक है, हवा में फेंकने से ये चीज बाहर जाएगी अर्थ के बाहर, ठीक है, नहीं जाएगी क्योंकि मैंने जिस फोर्स से फेंका है, ठीक है, तो वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा नहीं है, ठीक है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा नहीं है। सो हियर कम्स माय क्वेश्चन टू यू। सो बताइए दोस्तों, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या है, कितनी है, बताइए दोस्तों, ठीक है। सो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से मैंने चीजें अगर ज्यादा रेट से फेंकी हो तो अर्थ के बाहर चला जाएगा, सिंपल सा गणित है। तो हमारे मिसाइल सिस्टम्स, ठीक है, हमारे यहाँ से जब हम वो सैटेलाइट बाहर भेजते हैं तो हम जाते क्या रेट से, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा, ठीक है। ब्लैक होल में एस्केप वेलोसिटी इतनी बड़ी है कि लाइट भी उसमें से बाहर निकल नहीं सकती, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी इज द स्पीड एट विच ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रैवल टू ओवरराइड अ प्लैनेट और ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जाना, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। फॉर इंस्टेंस, a spacecraft
to leave the surface of earth it needs to be traveling at the speed of 40,000 किलोमीटर पर आवर। सर आपने ही आंसर बता दिया, आप हमें होमवर्क देते हो, आप कुछ काम करने ही नहीं देते हो, क्या मजाक कर रहे हो? चलो भैया कोई नहीं, कुछ कुछ काम तो दिया है ना, वो म्यांमार का दिया था, याद करो। ये सुनो, म्यांमार के प्रेसिडेंट का नाम बताया आपने अभी तक? नहीं बताया, कमेंट सेक्शन में तो लिखा नहीं आपने अभी तक, चलो लिखो फटाफट। ठीक है, सिंस लाइट कैन नॉट गेट आउट ऑफ द ब्लैक होल्स, ठीक है, वी कांट सी इट, वी आर इनविजिबल। तो सर ये फोटोग्राफ अभी मैंने बता दिया, वो तो हम अलग अलग तरीके के डेटा के ऊपर से हम ये इंफॉर्मेशन निकालते हैं। पेनरोज साहब का कंट्रीब्यूशन क्या था? उन्होंने बताया कि भैया जो ब्लैक होल फॉर्मेशन हुआ इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के दो प्रकार है, एक है जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो पेनरोज साहब ने जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस के ऊपर प्रेडिक्ट किया कि यस, अगर वो सिस्टम है, अगर ये थ्योरी सही है तो ब्लैक होल सही है। ठीक है, और बाकी दो लोगों ने ऐसा एक इनसे जगह बताई कि जहां पे ब्लैक होल जैसा जो हम सोचते हैं वैसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। चलिए अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों। नवंबर 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी बताई। उस समय पे 1915 भारत में हमारे एक प्रवासी वापस आए साउथ अफ्रीका से, 25 साल साउथ अफ्रीका में रहे एंड ही केम बैक। ठीक है, तो बस वही एक महत्वपूर्ण से समय था, उस समय पे वो वापस आए और यहाँ पे उन्होंने यही बात के बारे में बात करी। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, ने अपने एक स्पीच में बोला था कि दुनिया है ना, दुनिया ऐसा एकदम अचंभित रह जाएगी कि एक आदमी ऐसा, जो 1915 में भारत जो वापस आए, ठीक है, वो आदमी ऐसा सही में पैदा हुआ था क्या? ठीक है ना, दैट इज हाउ पीपल विल एक्चुअली क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज व्हाट अल्बर्ट आइंस्टाइन से। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है बताइए। ठीक है, चलिए ग्रेट, ये दोनों चीज आप एक बार खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इज गिवन फॉर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, CRISPR technology is a technology for gene editing, genes, you know genes, ये सुनो, हमारे शरीर में हम जो भी बने हैं, ठीक है, उसका सबसे बेसिक वर्जन अगर बात किया जाए तो जीन है। ठीक है, वो जीन्स, जनीन बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, तो जीन्स जो होते हैं वो हमें डिफाइन करते हैं। आज मैं जैसा हूं, आप जैसे हो, वो बेसिकली हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमें जीन्स मिलते हैं हमारे पूर्वज से, हमारे वंशज से, हमारे लेकिन से माता पिता से, उनको अपने माता पिता से मिला, तो उस तरीके से हमें जीन से बने हैं। जीन्स डिफाइन करते हैं कि हम कैसे हैं। ठीक है, अब उस जीन्स का एडिटिंग करना, उसको एक तरीके से कट करना और उसमें मॉडिफिकेशन लाना, ठीक है, इज पॉसिबल इन टूडेज टाइम। ठीक है दोस्तों, हमारे माइथोलॉजी में कहा गया था जीन एडिटिंग वॉज पॉसिबल। ठीक है, और लोग करते भी थे, ऐसा माइथोलॉजी में कहा जाता था। ठीक है, बराबर है, और उसकी वजह से हम बना सकते थे एक डिजाइनर बेबीज। क्या बना सकते थे? डिजाइनर बेबीज। ये सुनो, डिजाइनर बेबीज। दोस्तों, डिजाइनर बेबीज हमारे माइथोलॉजी में बहुत होते हैं। ठीक है, हमारे फॉर एग्जांपल माइथोलॉजी में डिजाइनर बेबीज होते थे। कुंती माता जी को भगवान से सूर्य और कुंती माता से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है कर्ण, डिजाइनर बेबी। ठीक है, उनके पास भरपूर ताकत थी, उनके सुवर्ण कवच थे। ठीक है, कोई उनको मार नहीं सकता। मतलब आप समझ सकते हैं डिजाइनर बेबीज की कहानियां माइथोलॉजी की। बट अभी साइंस के ऊपर रियलिटी है। ठीक है, इन रियलिटी वो शायद फिक्शन हो सकता था, पर अभी तो रियलिटी है। ठीक है, क्या किया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी? सबसे पहली चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली कैसे होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में, ठीक है, जो डीएनए है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट डीएनए कम्स विद हेलिकल स्ट्रक्चर। ये सुना होगा आपने। हेलिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करने वाले, उसकी डिस्कवरी करने वाले, डीएनए इज ऑफ मेड ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। उसके डिस्कवरी करने वाले भाई साहब का नाम बताइए, चलिए फटाफट। ठीक है, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ठीक है, और ये बीच बीच में ये जो लाइनें दिख रही है वो उसका क्रोमोसोम्स है। ये सुनो, ठीक है, ये क्रोमोसोम तो है,
जो मेल फीमेल डिफाइन करता है, ये क्रोमोसोम ही तो है जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं वाला जो ऋतिक रोशन को जो पंगा हुआ था, सवाल पूछ रहा था, तो उसको किसी ने बताया नहीं भाई डीएनए की वजह से है तू, ठीक है। पर अभी शायद उनको पता होगा। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो जो टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, वो कैसी है दोस्तों? मानो ये डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट में कहीं डैमेज है, कुछ दिक्कत है, उस डैमेज की वजह से हमें कैंसर हो जाता है, उसके अंदर कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से कोई डिजीज हो जाता है। सो दोस्तों, इट इज रियली पॉसिबल, आज के टेक्नोलॉजी के माध्यम की वजह से, साइंस के नॉलेज की वजह से, वी कैन एक्चुअली कट दिस पार्ट, ठीक है दोस्तों। काटने के लिए भी कोई चाकू या एक छुरी या उस स्कैल्पेल की जरूरत नहीं होती, वो काटने, मतलब डीएनए बहुत छोटी चीज है, उसको ऐसे हाथों से काट नहीं सकते, उसके लिए आता है यू से Cas9। क्या है? Cas9 नाम का एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा ये काट सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। काटने के बाद वो डीएनए खुद अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, तो वापस वो पूरी ही चीज रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? उसको काटो, उसकी जगह पे सही साफ सुथरी चीज लगा दो, ठीक है। सो Cas9 से हमने इसको काटने के बाद वी एक्चुअली इंट्रोड्यूस अ राइट स्टफ इन इट, साफ सुथरी चीज, एक प्रोग्राम डीएनए हमने डाल दिया, और प्रोग्राम डीएनए डालने की वजह से ये पूरा का पूरा डीएनए एक प्रोग्राम्ड हो गया, एक साफ सुथरी चीज हो गई। हम चाहते थे वैसा डीएनए काम करेगा। कितना मजेदार है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी के पीछे जिसका योगदान है वो ये रहे इमैनुअल शार्पेंटियर एंड जेनिफर डोदाना, फ्रेंच अमेरिकन ड्यूओ है, ठीक है। और बहुत जरूरी है दोस्तों, इन्होंने जो काम किया उसकी वजह से आज हमारी दुनिया बदल गई है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की वजह से कट एंड पेस्ट पॉसिबल है डीएनए के अंदर। ये रहा उसका फुल फॉर्म, क्रिस्पर इज एन एक्रोनीम फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली, ठीक है, इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। 2012 में उन्होंने इसको डेवलप किया था, 2012 में उन्होंने किया, जिसकी वजह से जो दुनिया बदली इतना जल्दी, इनको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज 2020 में मिल गया। जब ये समझ में आ गया कि इन्होंने जो चीज का काम किया था ना वो पागलपन है भाई, क्या मेहनत करी, क्या नई चीज निकाली, जिसकी वजह से हम जिस सिचुएशन में पहुंचे वो सिचुएशन बहुत बड़ी है दोस्तों। इट्स अ जीन एडिटिंग, वेरी इजी एंड सिंपल प्रोसेस बिकेम, ठीक है। इट इज लाइक, मतलब एक जिप होती है ना, आगे इसको अगर प्रैक्टिकल वे में समझना है, आपके पास एक जिप है, ठीक है, जिप में बीच में कोई पार्ट टूट गया है, बिगड़ गया है, आप उसको काटोगे, ठीक है, उसकी जगह पे नया साफ सुथरा चीज डालोगे, ठीक है, आपका जिप ओपन क्लोज होना चालू हो जाएगा। दिस इज हाउ द डीएनए सिस्टम वर्क्स, ठीक है, ओके। इट लोकेट्स स्पेसिफिक एरिया इन द जेनेटिक सीक्वेंसेस which has been diagnosed to be the cause of the problem, cuts it out, replaces it with new and correct sequence that no longer causes the problem. Simple है, that's a CRISPR technology. I think this is pretty comfortable. Yes, चलिए, very good दोस्तों, ठीक है। So how does CRISPR works? So अभी मैंने बता दिया, RNA molecule is programmed to locate particular problematic sequence in DNA. That's the first step, ये locate करना भी जरूरी है। Then a special protein called Cas9 is used to cut it. So that's a genetic scissor which is used. Then DNA strand, when broken, it has a natural tendency to repair itself, but it can repair in a regrowth of problematic sequence, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? So we have to intervene, ठीक है, in this auto repair process by supplying desired sequence of genetic code। तो हमें उसको सही कोड देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हमने काट दिया और नई चीज डाल दी। I think this is pretty manageable. Yes, very good. I'm very happy that you are able to understand this. So दोस्तों, this is CRISPR technology की वजह से whole lot of new diseases which can be discovered and which can be cured. सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। अलग अलग तरीके के डिजीजेस, अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर लाइक कैंसर, ठीक है ना, और ऐसी बहुत सारी चीजें हम इसको ठीक कर सकते हैं। जेनेटिक सीक्वेंस की वजह से हम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स
को हम ऑल्टर कर सकते हैं, उसको इनइफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरीके के राइस है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी नेचुरल चीजें हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसको भी हम ये मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो आते हैं शायद हम कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे सवाल ये पैदा होगा, इज दिस एथिकल? बड़े बड़े एथिकल कंसर्न क्रिएट होते हैं। आरंट वी बिकमिंग गॉड? ठीक है ना, जैसे वो हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को लगता था, कभी कभार सोचता हूं कि अपन ही गॉड है। ठीक है, तो ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बाद शायद यही लग सकता है, जिसके पास इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस होगा उसके ऊपर कोई अभी रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, अभी कोई उसके ऊपर रोकने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा ही लगेगा ना अपन ही भगवान है। बट एनीवे, ठीक है, 2018 में एक चाइनीज रिसर्चर थे शेंजन साहब, ठीक है, उन्होंने एम्ब्रियो, ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर जो डीएनए थे उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, एक बेबी की जगह पर दो बेबी बनाए। ठीक है, एंड दैट बिकेम फर्स्ट recorded history for our human being, wherein we developed a kind of designer babies. First documented case of designer baby. This is huge. ठीक है दोस्तों, अब सवाल यहीं पे पैदा होता है कि अगर इस तरीके से बच्चे पैदा होने लगे, ठीक है, तो दिक्कतें तो पक्का होने वाली है। ठीक है, जितना जल्द से जल्द रेगुलेटरी मैकेनिज्म आ जाए इसके प्रति, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है, सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा, हर छोटी छोटी चीज आपको पता चली होगी। अगर आपको पसंद आया, पता चला, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट, एंड डू नॉट मिस आउट टू पुट दैट ऑन बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।